दिल्ली में 9 से 10 सितंबर के बीच होने वाले G20 समिट के लिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने पाबंदियों की अधिसूचना जारी कर दी है। लोगों से अपील की गई है कि वो 8 से 10 सितंबर के बीच नई दिल्ली के प्रतिबंधित इलाकों में जाने से बचें। क्योंकि नई दिल्ली के लगभग सभी इलाकों में इस दौरान पूरी तरह से प्रतिबंध लागू रहेगा। सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक 7 सितंबर की आधी रात से 10 सितंबर की आधी रात तक ट्रैफिक पर पाबंदी रहेगी। इस दौरान आश्रम चौक और मथुरा रोड पर सभी तरह के ट्रैफिक पर रोक रहेगी। भैरव रोड, पुराना किला रोड, प्रगति मैदान टनल में भी ट्रैफिक पर रोक रहेगी। दूध, फल, सब्जियां, मेडिकल सप्लाई वाली उन गाड़ियों को छूट मिलेगी जिनके पास परमिशन होगी। इस दौरान जोमेटो और स्विगी जैसी सुविधाओं पर भी पाबंदी रहेगी। 8, 9, 10 का जो राजकीय अवकाश है उसमें जो कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, मार्केट या दुकानें हैं, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर वो बंद रहेंगे, सिर्फ नई दिल्ली के एक सीमित क्षेत्र में। पुलिस ने इस दौरान लोगों को परेशानी से बचने के लिए नियमों का पालन करने की अपील की। G20 के दौरान मेट्रो सेवाओं को लेकर किसी तरह का भ्रम न रहे, इसके लिए DMRC ने भी एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है, जिसमें 8 से 10 सितंबर के बीच मेट्रो के टाइम टेबल की जानकारी दी गई है। जिसमें सबसे पहले ये साफ कर दिया गया कि 9 और 10 सितंबर को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा और बाकी सभी स्टेशन खुले रहेंगे। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, जहां की तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, वो भी सिर्फ 9 और 10 सितंबर के दिन पूरी तरह से बंद रहेगा। यहां पर ना कोई यात्री ट्रेन पकड़ सकता है और ना ही कोई यात्री इस स्टेशन से बाहर निकल सकता है। इस दौरान 3 मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग की सुविधा पर भी प्रतिबंध रहेगा। सुप्रीम कोर्ट, पटेल चौक और रामकृष्ण आश्रम मेट्रो स्टेशन 8 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में बंद होगा। 8 सितंबर को सुबह 4 बजे से लेकर 11 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक पार्किंग जो है इन 3 मेट्रो स्टेशन के ऊपर पूरी तरह से बंद रहेगी। इसके साथ ही 8, 9 और 10 सितंबर को मेट्रो सेवा सुबह 4 बजे से शुरू की जाएगी। 8, 9 और 10 सितंबर के दिन सुबह 6 बजे की बजाय 2 घंटा पहले सुबह 4 बजे से ही मेट्रो की सेवा मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि 2 घंटे के इस अंतराल में 30-30 मिनटों के गैप के अंदर मेट्रो ट्रेन आवाजाही करेगी। हालांकि इस दौरान कुछ स्टेशनों में कुछ समय के लिए चढ़ने और उतरने पर पाबंदी लग सकती है। G20 समिट की वजह से 7 सितंबर की रात 12 बजे से 10 सितंबर की रात तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी, जिसकी जानकारी सबको मैसेज के जरिए दी जा रही है, जिससे यात्रियों को परेशानी से बचाया जा सके। इस दौरान नई दिल्ली और उसके आसपास के स्टेशन पूरी तरह से प्रभावित रहेंगे। साथ ही नई दिल्ली से चलने या आने वाली कुछ ट्रेनों को आनंद विहार, निजामुद्दीन या आउटर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों से चलाया जा सकता है। नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन भी पूरी तरह से बंद रहेगा। यहाँ पर यात्री ट्रेनों की आवाजाही बंद रहेगी। यही वजह है कि रेलवे का कहना है कि जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उनको अधिकतर को रद्द किया जा रहा है या फिर उनको शिफ्ट किया जा रहा है। बताया गया कि 7 से 10 सितंबर के बीच करीब 140 ट्रेनों को रद्द किया गया। बोला कि 140 से ज़्यादा ट्रेन जो है वो हम कैंसिल कर रहे हैं, जिसमें से ज़्यादातर ट्रेन नई दिल्ली और इस एरिया को, दिल्ली एरिया को इफेक्ट कर रही हैं। इस दौरान यात्रियों को सलाह दी गई कि वो अपनी ट्रेन की जानकारी लेकर ही सफर पर निकलें। G20 समिट की सुरक्षा में NSG का K9 डॉग स्क्वाड मुस्तैद नजर आएगा। इस एलीट K9 डॉग स्क्वाड को समिट के सभी जगहों पर तैनात किया जाएगा। इस डॉग स्क्वाड को अर्बन वॉरफेयर के लिए ट्रेन किया गया है। ये डॉग स्क्वाड आपात स्थिति से निपटने, एक्सप्लोसिव बरामद करने और दुश्मन पर हमला करने में माहिर माना जाता है। जबकि NSG के इस एलीट K9 डॉग स्क्वाड में अलग अलग नस्ल के कुत्ते जैसे लेब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, बेल्जियन मैलिनोआ और कॉकर स्पेनियल शामिल हैं। K9 दस्ते के 4 पैरों वाले इन सैनिकों को G20 समिट के लिहाज से महत्वपूर्ण जगहों जैसे राजघाट, ITPO और पूसा कैंपस पर तैनात किया जाएगा, जहां वो हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के साथ किसी भी गंभीर स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार रहेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हो या फिर नक्सलियों के खिलाफ मिशन, K9 डॉग स्क्वाड सुरक्षा बलों के साथ दुश्मन से लोहा लेता नजर आया है। लेकिन अब इस एलीट दस्ते पर G20 समिट की सुरक्षा का जिम्मा भी होगा। जबकि G20 में NSG के K9 डॉग स्क्वाड की अलग अलग टीमें अपना अपना किरदार अदा करेंगी।
जैसे इस डॉग स्क्वाड की गूगल टीम में शामिल कॉकर स्पेनियल नस्ल के कुत्तों पर अपहरणकर्ताओं को खोजने का जिम्मा होगा। ब्लैक लैब्राडोर नस्ल के कुत्तों वाली फॉक्स टीम आत्मघाती हमलावरों की पहचान करने का काम करेगी। पीले लैब्राडोर वाली माम्बा टीम गंध के जरिए विस्फोटकों की खोज करेगी। जोरो टीम में शामिल बेल्जियन मालिनोआ नस्ल के कुत्ते लेजर ट्रेनिंग और नेविगेशन का काम करेंगे, जबकि करंट टीम में शामिल बेल्जियन मालिनोआ ब्रीड के डॉग्स हर गतिविधि पर नजर रखने के साथ जरूरत पड़ने पर हमला करने के लिए तैयार रहेंगे। हर एक डॉग का रोल अलग होता है। जैसे आप देखेंगे, हम लैब्राडोर रिट्रीवर को एक्सप्लोसिव डिटेक्शन और नार्कोटिक्स डिटेक्शन के लिए ट्रेन कराते हैं, बट बेल्जियन मेलनाइज को हम गार्ड डॉग रोल में ट्रेन कराते हैं। एनएसजी का ये एलीट डॉग स्क्वाड एंटी बैलिस्टिक डूगल्स, अंडरडॉग पॉकेट्स, नाइट विजन कैमरा और बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस होगा, ताकि G20 समिट में किसी भी बारूदी साजिश को नाकाम करने के साथ रात के वक्त किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सके। एनएसजी के एलीट K9 डॉग स्क्वाड में शामिल 4 पैरों के जवानों को हर मुश्किल हालात से मुकाबला करने के लिए ट्रेन किया गया है। ये शहरी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों से लेकर जंगली इलाकों में भी ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। लिहाजा G20 समिट की अहमियत को देखते हुए एनएसजी के जवान अपने इन सुपर कमांडोज के साथ चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखते दिखाई देंगे। डॉग स्क्वाड का हर सदस्य, फिर चाहे वो डॉग्स का हैंडलर ही क्यों ना हो, आधुनिक हथियारों से लैस होगा, जबकि K9 डॉग स्क्वाड में शामिल कुत्ते इमारतों के बेसमेंट से लेकर अलग अलग फ्लोर्स पर छिपाई गई संदिग्ध चीजों को खोजने में माहिर माने जाते हैं। भीड़ में भी दुश्मन की पहचान करने और उस पर हमला करने में सक्षम होते हैं। दुश्मन के पैरों के निशान को पहचान कर उस तक पहुँचने में माहिर होते हैं। किसी भी विस्फोटक को खोजने के साथ उसके पास जैमर रख सकते हैं ताकि धमाका न हो। इसके अलावा दुश्मन से हथियार जैसे राइफल या बंदूक छीनने में भी सक्षम होते हैं। यही वजह है कि अब अमेरिका से लेकर दुनिया के तमाम ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में होंगे तो एनएसजी का एलीट K9 डॉग स्क्वाड उनकी सुरक्षा में तैनात होगा। दिल्ली में 9 से 10 सितंबर के बीच होने वाले G20 समिट के लिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने पाबंदियों की अधिसूचना जारी कर दी है। लोगों से अपील की गई है कि वो 8 से 10 सितंबर के बीच नई दिल्ली के प्रतिबंधित इलाकों में जाने से बचें, क्योंकि नई दिल्ली के लगभग सभी इलाकों में इस दौरान पूरी तरह से प्रतिबंध लागू रहेगा। सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक 7 सितंबर की आधी रात से 10 सितंबर की आधी रात तक ट्रैफिक पर पाबंदी रहेगी। इस दौरान आश्रम चौक और मथुरा रोड पर सभी तरह के ट्रैफिक पर रोक रहेगी। भैरव रोड, पुराना किला रोड, प्रगति मैदान टनल में भी ट्रैफिक पर रोक रहेगी। दूध, फल, सब्जियां, मेडिकल सप्लाई वाली उन गाड़ियों को छूट मिलेगी जिनके पास परमिशन होगी। इस दौरान जोमेटो और स्विगी जैसी सुविधाओं पर भी पाबंदी रहेगी। 8, 9, 10 का जो राजकीय अवकाश है उसमें जो कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, मार्केट या दुकानें हैं, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर वो बंद रहेंगे, सिर्फ नई दिल्ली के एक सीमित क्षेत्र में। पुलिस ने इस दौरान लोगों को परेशानी से बचने के लिए नियमों का पालन करने की अपील की। G20 के दौरान मेट्रो सेवाओं को लेकर किसी तरह का भ्रम न रहे, इसके लिए DMRC ने भी एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है, जिसमें 8 से 10 सितंबर के बीच मेट्रो के टाइम टेबल की जानकारी दी गई है, जिसमें सबसे पहले ये साफ कर दिया गया कि 9 और 10 सितंबर को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा और बाकी सभी स्टेशन खुले रहेंगे। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, जहां की तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, वो भी सिर्फ 9 और 10 सितंबर के दिन पूरी तरह से बंद रहेगा। यहां पर ना कोई यात्री ट्रेन पकड़ सकता है और ना ही कोई यात्री इस स्टेशन से बाहर निकल सकता है। इस दौरान 3 मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग की सुविधा पर भी प्रतिबंध रहेगा। सुप्रीम कोर्ट, पटेल चौक और रामकृष्ण आश्रम मेट्रो स्टेशन 8 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में बंद होगा। 8 सितंबर को सुबह 4 बजे से लेकर 11 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक पार्किंग जो है इन 3 मेट्रो स्टेशन के ऊपर पूरी तरह से बंद रहेगी। इसके साथ ही 8, 9 और 10 सितंबर को मेट्रो सेवा सुबह 4 बजे से शुरू की जाएगी। 8, 9 और 10 सितंबर के दिन सुबह 6 बजे की बजाय 2 घंटा पहले सुबह 4 बजे से ही मेट्रो की सेवा मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि 2 घंटे के इस अंतराल में 30-30 मिनटों के गैप के अंदर मेट्रो ट्रेन आवाजाही करेगी। हालांकि इस दौरान कुछ स्टेशनों में कुछ समय के लिए चढ़ने और उतरने पर पाबंदी लग सकती है। G20 समिट की वजह से 7 सितंबर की रात 12 बजे से 10 सितंबर की रात तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी, जिसकी जानकारी सबको मैसेज के जरिए दी जा रही है।
जिससे यात्रियों को परेशानी से बचाया जा सके। इस दौरान नई दिल्ली और उसके आसपास के स्टेशन पूरी तरह से प्रभावित रहेंगे। साथ ही नई दिल्ली से चलने या आने वाली कुछ ट्रेनों को आनंद विहार, निजामुद्दीन या आउटर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों से चलाया जा सकता है। नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन भी पूरी तरह से बंद रहेगा। यहाँ पर यात्री ट्रेनों की आवाजाही बंद रहेगी। यही वजह है कि रेलवे का कहना है कि जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उनको अधिकतर को रद्द किया जा रहा है या फिर उनको शिफ्ट किया जा रहा है। बताया गया कि 7 से 10 सितंबर के बीच करीब 140 ट्रेनों को रद्द किया गया। बोला कि 140 से ज़्यादा ट्रेन जो है वो हम कैंसिल कर रहे हैं, जिसमें से ज़्यादातर ट्रेन नई दिल्ली और इस एरिया को, दिल्ली एरिया को इफेक्ट कर रही हैं। इस दौरान यात्रियों को सलाह दी गई कि वो अपनी ट्रेन की जानकारी लेकर ही सफर पर निकलें। G20 समिट में आने वाले मेहमानों के विमानों को पार्क करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर खास तैयारियां की गई हैं। इसके लिए कॉर्पोरेट चार्टर्ड प्लेन को दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर पार्क करने का अनुरोध भी किया गया है, जिससे दिल्ली एयरपोर्ट पर पार्किंग के लिए जगह खाली हो जाए। इसके साथ ही हिंडन एयरबेस को भी मेहमानों के विमानों को पार्क करने के लिए तैयार रखा गया है। जो जहाज जो है दिल्ली के अंदर पार्क होंगे, अगर कोई हमें लगता है कि ओवरफ्लो है, हिंडन हमारे पास है। हिंडन के अंदर सिविल एनक्लेव भी है, एयरफोर्स का हवाई अड्डा भी है, तो हमें कोई इस समय ऐसी कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही जिसके ऊपर सोच विचार नहीं किया गया। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर ही मेहमानों के स्वागत की भी पूरी तैयारी की गई है। हमारी कोशिश रहेगी कि सबको भारत की परंपरा अतिथि देवो भव की पता चले। किसी को हम नहीं चाहते कि किसी को भी दिक्कत हो, और पूरे तरीके से हम सक्षम हैं कि इस कार्य को अच्छी तरह से कर सकें। बताया गया कि समिट की वजह से घरेलू उड़ानों के समय में बदलाव मुमकिन है। उतरने वाले जो जहाज ज्यादा आएंगे उनको दिक्कत ना हो, तो थोड़े बहुत टाइमिंग के अंदर मुझे लगता है कि बदलाव होगा। समिट की वजह से आम यात्रियों से उनके विमान की सही टाइमिंग पता करने और रास्तों में फंसने से बचने के लिए समय से निकलने की अपील भी की गई। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। शिखर सम्मेलन की जगह से लेकर विदेशी मेहमानों के होटल समेत दिल्ली के कोने कोने में फूलों से सजावट की गई है, जिसके लिए देश और विदेश से फूल मंगाए जा रहे हैं। दिल्ली की सबसे बड़ी गाजीपुर फूल मंडी में इस समय कारोबार ने तेजी पकड़ ली है। G20 सम्मेलन में सजावट के लिए आए ऑर्डरों को पूरा करने के लिए वहां दिन रात काम हो रहा है। अब G20 जो शिखर सम्मेलन है वो भी जो है एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। पूरे देश में हर्षोल्लास है और दिल्ली ऐसी महकेगी, देश को, पूरी दुनिया को महका देगी। वहीं कारोबारियों ने बताया कि दिल्ली को सजाने के लिए देश के कोने कोने से कई किस्म के फूल मंगाए जा रहे हैं। हाँ, पूरा दिल्ली सजाया जा रहा है सर। फूल काफी लग रहे हैं उसमें, और गुलाब हो गया, गेंदा हो गया और मोगरा हो गया, इन सब का चीजों का ज्यादा डिमांड है सर। बाहर से आ रहा फूल, बाहर से मंगाया जा रहा है। कारोबारियों के मुताबिक विदेशी मेहमानों की वजह से विदेशी फूलों की मांग में भी उछाल आ गया है। विदेशी फूलों की भी डिमांड है, क्योंकि विदेशी फूलों की डिमांड का रीजन यही है कि जो G20 सम्मेलन है उसमें भी फूल की डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी। वहीं फूल माला बनाने वाले कारीगरों को भी सप्लाई को पूरा करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। G20 समिट के लिए दिल्ली को सुंदर बनाने में सिर्फ फूलों का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, फूलों के साथ साथ तमाम जगहों पर कई किस्म के पौधे भी सजाए गए हैं, जिससे दिल्ली की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के 15 इलाकों में करीब 8 लाख से ज्यादा अलग अलग किस्म के पौधों को लगाया जा रहा है, जिससे न सिर्फ दिल्ली की सुंदरता बढ़ेगी बल्कि पर्यावरण को भी बढ़ावा मिलेगा। पौधों को भी जो है कई चिन्हित जगहों पर जो है वो वहां पर लगाया जाएगा। पूरी दिल्ली करीब 7 से 8 लाख पौधे जो है वो लगाए जाएंगे। इस दौरान G20 समिट के लिए आई पौधों की डिमांड को पूरा करने वाले कारोबारियों ने इसे नए भारत की नई सोच बताया। हाँ, उससे भी काफी अच्छा है। ऑफिस में लोगों में बहुत उत्साह है, सभी ऑफिस में प्लांट्स वगैरह लग रहे हैं और अच्छी चीज है। तो हमारा भारत बदल रहा है, नया भारत है, नई सोच है। बताया जा रहा है कि पौधों की खरीद और उसे लगाने की जिम्मेदारी दिल्ली के LGV सक्सेना ने 5 विभागों को सौंपी है, जिनकी निगरानी में इन पौधों को लगाया जा रहा है। G20 समिट को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर होटल और समिट की जगहों को पूरी तरह से सजा दिया गया है। इसकी तैयारियों से जुड़ी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद खूबसूरत दिखाई दी।
जिसमें साफ सुथरी सड़कें, रंग बिरंगी लाइटिंग, सजे हुए फ्लाईओवर, अंडरपास की दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग, हरे भरे गार्डन, सड़कों के किनारे बड़े बड़े पोस्टर बैनर नजर आए जिनमें G20 समिट के लोगो थे। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक के रास्ते पर बेहतरीन सजावट की तस्वीरें दिखाई दी। वहीं मेहमानों के ठहरने के लिए जिन होटलों को चुना गया उनको भी सजावट से और भी आलीशान बना दिया गया। इसके साथ ही समिट के वेन्यू भारत मंडपम को भी अंदर और बाहर से काफी आकर्षक बनाया गया है। भारत मंडपम के बाहर नटराज की एक 28 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, जिससे उसकी शोभा और भी बढ़ गई है। इसके साथ ही वहां पूरे इलाके में जबरदस्त लाइटिंग भी की गई है, जिससे उसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि वहां आने वाले नेताओं को गीता का ज्ञान मिलेगा। AI बेस्ड आंसरिंग होगा। आप कुछ भी लाइफ क्वेश्चन आप डालेंगे, उसमें गीता से उसका और गीता के अराउंड गीता की जो फिलॉसफी है उसके आधार पे आपको उसका जवाब मिलेगा। इसके साथ ही वहां अध्यात्म जीवन के दर्शन भी कराए जाएंगे। G20 के लिए पूरी दिल्ली सज कर तैयार है। खास तौर पर भारत मंडपम की सजावट और रोशनी का तो कोई जवाब ही नहीं है। भारत मंडपम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वहां लगाई गई नटराज की जो विशाल प्रतिमा है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा बताया जा रहा है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 27 फीट है। अष्ट धातु यानी 8 धातुओं से बनी इस विशाल प्रतिमा का वजन 18 टन है। नटराज की इस प्रतिमा को तमिलनाडु के स्वामी मलाई में रहने वाले प्रसिद्ध मूर्तिकार राधा कृष्णन सतपथी ने बनाया है। राधा कृष्णन का परिवार 34 पीढ़ियों से देवी देवताओं की प्रतिमा गढ़ने का काम करता आ रहा है। शिव के नटराज अवतार वाली इस प्रतिमा को बनाने में राधा कृष्णन को 7 महीने का समय लगा। इस प्रतिमा की फोटो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, ये हमारे समृद्ध इतिहास और संस्कृति की जीती जागती मिसाल है। उन्होंने ये भी लिखा कि जब G20 के लिए दुनिया भर के मेहमान जुटेंगे तो नटराज की ये प्रतिमा उन्हें भारत की सदियों पुरानी कला और परंपरा से रूबरू कराएगी। संसद के विशेष सत्र से पहले कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से बुलाया है, जो 22 सितंबर तक चलेगा। इस सत्र का एजेंडा क्या होगा, सरकार ने इसकी जानकारी नहीं दी है। इस बीच सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर स्पेशल सत्र का एजेंडा पूछा है। सोनिया गांधी ने संसद के स्पेशल सत्र में भारत चीन विवाद समेत 9 मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग की है। सोनिया गांधी ने जानकारी दी है कि 18 सितंबर से शुरू हो रहे सत्र में इंडिया अलायंस में शामिल 24 पार्टियां हिस्सा लेंगी। दिल्ली में होने वाले G20 सम्मेलन से पहले राहुल गांधी यूरोप दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। अपनी 1 हफ्ते की यात्रा में राहुल गांधी ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के वकीलों, पेरिस में छात्रों और नॉर्वे में प्रवासी भारतीयों के एक समूह को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बताया है। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स एंड फुल टाइम पर्यटन वाले नेता है, इसलिए अब थोड़ा सा घूमने घामने दीजिए इनको। ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के विस्तारवाद और सीमा विवाद को लेकर शी जिनपिंग को खरी खोटी सुनाई, तो बौखलाए जिनपिंग ने बहाना बनाकर G20 समिट में खुद न आकर अपना दूत भेजने का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जगह प्रधानमंत्री ली कियांग G20 समिट में चीन का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसे लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा कि उनका देश भारत की मेजबानी का समर्थन करता है और G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी पक्षों के साथ काम करने के लिए तैयार है। लेकिन अमेरिका को चीन की सफाई रास नहीं आई। व्हाइट हाउस प्रवक्ता जैक सुलिवन ने चीन को जमकर खरी खोटी सुनाई। As far as the question of tensions between India and China affecting the summit, really that's up to China. If China wants to come in and play the role of spoiler, of course that option is available to them. What I think the chair, India, will encourage them to do, what we, the United States, and every other member, virtually every other member of the G20 will do, is encourage them to come in a constructive way on climate, on multilateral development bank reform, on debt relief, on technology, and set aside the geopolitical questions and really focus on problem solving and delivering for the developing countries. वैसे इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी G20 समिट में जिनपिंग के हिस्सा न लेने पर तंज कस चुके हैं।
भारत और चीन का सीमा विवाद जग जाहिर है। हाल ही में चीन ने गलत नक्शा जारी कर अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताया था। लिहाजा कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मुद्दे से मुंह चुराने के लिए शी जिनपिंग ने G20 में हिस्सा न लेने का फैसला किया। यही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध पर संभावित प्रस्ताव को लेकर भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 से सत्ता में आने के बाद पहली बार G20 समिट में हिस्सा न लेने का फैसला किया। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पुतिन और जिनपिंग के भारत न आने को लेकर ऐसी किसी भी वजह से इनकार कर दिया। Russia and China not really miffed with India, and is that the reason? No. I don't think it has anything to do with India. I mean, I think whatever decision they make, I mean, they would know best. But I would not at all see it the way you would suggest. यही नहीं, एस जयशंकर ने इशारों में ये भी कहा कि जिनपिंग के G20 समिट में हिस्सा न लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। Reflected by whoever is the representative. भारत में दुनिया के 20 ताकतवर देशों का जमावड़ा हो रहा है। G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली आने लगे हैं, लेकिन इस समिट से सबसे ज्यादा जलन हो रही है पाकिस्तान को। कर्ज के दलदल में दबे पाकिस्तानियों को समझ ही नहीं आ रहा कि वो G20 समिट को लेकर कहें तो क्या कहें। ऐसे में वो ना चाहते हुए भी भारत की तारीफ करने को मजबूर हैं। पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा की माने तो दिल्ली में हो रहे G20 समिट में जो बाइडेन की मौजूदगी काफी अहम है। भारत और अमेरिका के बीच अहम समझौते भी हो सकते हैं। असम के जोराबाट इलाके में एक प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। असम के जोराबाट में प्लास्टिक गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने जब तक आग पर काबू पाया, गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। यूपी के जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार एक ट्रक सड़क किनारे खड़े दूसरे ट्रक से टकरा गया। हादसे में ट्रक में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु के सलेम कोयम्बटूर हाईवे पर आज सुबह भीषण हादसा हो गया। यहाँ तेज रफ्तार एक वैन खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान के अजमेर में चलते ट्रक में आग लगने से ड्राइवर जिंदा जल गया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही मिनट में आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। यूपी के बाराबंकी जिले में मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरने से हड़कंप मच गया। हादसे की वजह से लखनऊ अयोध्या रेल मार्ग कई घंटों तक बाधित रहा। इंडिया की जगह भारत नाम को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जिस वक्त केंद्र सरकार G20 समिट की मेजबानी को यादगार बनाने के लिए पूरी ताकत लगाती दिखी, उसी वक्त विपक्ष के ज्यादातर दल इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई में उलझे नजर आए, जिसकी वजह उन्हें राष्ट्रपति की तरफ से भेजे गए G20 डिनर के निमंत्रण पत्र से मिली, जिसमें इंडिया की जगह भारत दिखा तो नए विपक्षी गठबंधन INDIA का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और इसे गुलामी के प्रतीक से जोड़े जाने से राष्ट्रपति भवन से लेकर सत्ता के तमाम केंद्रों को खाली करने की चुनौती दे डाली। ये वाइसरॉय हाउस थे, आजादी के बाद ये प्रेसिडेंट हाउस है, तो पहले उसको त्याग करना चाहिए। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को त्याग करना चाहिए। जाहिर है इंडिया की जगह भारत शब्द छपना सत्ता पक्ष की तरफ से चूक नहीं थी, क्योंकि इसके बाद G20 के लिए जो ऑफिशियल आई कार्ड जारी हुआ उस पर भी भारत ही दिखा। ऐसे में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आपा खोया तो अजीब तर्क दे बैठे। सब भारत बना दो, सब खाली करा दो पहले ही, और जरूरत पड़े तो गोला दागो और उड़ा दो। अगर इतना ही नफरत है इंडिया नाम से। असल में इंडिया की जगह भारत नाम के बदलाव में कांग्रेस को साजिश दिख रही है। कांग्रेस को लगता है कि केंद्र सरकार को चुनौती देने के लिए उसने जो नया गठबंधन बनाया, उसने सत्ताधारी दल को ये सब करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि एनडीए को चुनौती देने वाले विपक्षी गठबंधन के नाम का छोटा रूप भी इंडिया ही है। जिस दिन से इंडिया नामक गठबंधन बने हैं हमारा देश में, मोदी जी की नफरत इंडिया के खिलाफ बढ़ते गए हैं। कभी कहते हैं इंडियन मुजाहिदीन, कभी कहते हैं ईस्ट इंडियन, अभी कहते हैं कि महामहिम भारत। इंडिया नाम हटा देना चाहते हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता इंडिया को हिंदू शब्द से निकला हुआ बताते बताते रिपब्लिक यानी गणतंत्र और योर एक्सीलेंसी यानी महामहिम के अर्थ में ही घालमेल कर गए। तो रिपब्लिक ऑफ भारत करने की क्या जरूरत है? रिपब्लिक भाषा तो इंग्लिश ब्रिटिशों की भाषा है, इंग्लिश भाषा। तो महामहिम आप भारत क्यों नहीं कहते? निश्चित रूप से इंडिया की जगह भारत शब्द के इस्तेमाल ने कांग्रेस को असहज कर दिया।
विवाद बढ़ा तो इसमें कांग्रेस के एक और कद्दावर नेता शशि थरूर भी कूद पड़े और सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि इंडिया को भारत कहने में संवैधानिक रूप से कोई हर्ज नहीं। लेकिन इसके साथ ही थरूर ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि सरकार इतनी मूर्ख होगी कि इंडिया को पूरी तरह से त्याग देगी, क्योंकि इंडिया की अपनी एक अलग ही ब्रांड वैल्यू है। लगे हाथ थरूर ने यह दावा भी कर दिया कि इंडिया नाम का सबसे पहले विरोध करने वाले पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना थे, क्योंकि इसका मतलब ये था कि हमारा देश ब्रिटिश राज का उत्तराधिकारी राष्ट्र था और पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र। थरूर ने जिन्ना का जिक्र किया तो चोट बीजेपी को लगी। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी जिसमें इंडिया दैट इज भारत हुआ, वहाँ जिन्ना कहाँ था? ये जिन्ना के आत्मा इनमें घुस जाती है क्या इन लोगों में? लेकिन इससे बेफिक्र शशि थरूर ने एक और तंज भरे पोस्ट में कहा कि विपक्षी गठबंधन अपना नाम इंडिया की जगह भारत भी कर सकता है, जिसका पूरा मतलब अलायंस फॉर बेटरमेंट, हार्मनी एंड रिस्पॉन्सिबल एडवांसमेंट फॉर टुमारो मुमकिन है। तो इंडिया बनाम भारत पर बहस चल ही रही थी कि विपक्ष को चिढ़ाने वाला एक और निमंत्रण पत्र सामने आ गया। आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का विवरण जिन दस्तावेजों में है, उसमें भी एक बड़ा बदलाव दिखा। और यहाँ भी नरेंद्र मोदी के नाम के पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत का जिक्र नजर आया। पीएम मोदी के जकार्ता रवाना होने से पहले बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किया। ऐसे में इस बदलाव को विपक्ष के नए गठबंधन ने एक सुर में सत्ता पक्ष का डर बताना शुरू कर दिया। ये विश्व में पहली बार होता है कि कोई राज्यकर्ता, कोई रूलर अपने देश के नाम से ही घबराता है, डरता है। बहस छिड़ी तो हाजिर जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी चुप्पी टूटी। इंडिया दैट इज भारत, इट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज आई वुड इनवाइट एवरीबॉडी टू रीड इट। जयशंकर ने भारत शब्द की भावना को उस खास अर्थ, समझ और अनुमान से जुड़ता हुआ बताया जो संविधान और देश की आत्मा और पहचान है। तो कांग्रेस ने उनकी समझ पर ही सवाल खड़े कर दिए। मैं उन्हें सलाह दूंगा, इतिहास पढ़िए। आपका इतिहास बड़ा कमजोर है, इसीलिए आपने बंटाधार कर दिया है विदेश नीति का, भारत के कचरा कर दिया है आपने। भारत और इंडिया विवाद में एक सवाल सबके जहन में है कि क्या केंद्र सरकार देश का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर भारत कर देगी। हालांकि देशों के नाम बदलने का सिलसिला कुछ नया नहीं है। 1932 में पर्शिया ने अपना नाम बदला और नया नाम ईरान रखा। इसी तरह 1939 में सियाम ने अपना नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर थाईलैंड कर लिया। कभी ट्रांस जॉर्डन के नाम से मशहूर जॉर्डन ने अपना आधिकारिक नाम 1949 में बदला था। गोल्ड कोस्ट ने 1957 में अपना नाम बदलकर घाना रख लिया था। बोत्सवाना नाम का देश 1966 से पहले बेचुआना लैंड के नाम से जाना जाता था। भारत का पड़ोसी श्रीलंका, जहां इस वक्त एशिया कप खेला जा रहा है, उस श्रीलंका को 1972 तक सिलोन के नाम से जाना जाता था। 1997 में जायरे ने अपना नाम बदला और नया नाम कॉन्गो डीआरसी रखा। इसी तरह 2002 में ईस्ट तिमोर ने अपना आधिकारिक नाम तिमोर लेस्ते करने का ऐलान किया। 2018 में स्वाजीलैंड नाम का देश एस्वातिनी बन गया। भारत का एक और पड़ोसी देश है म्यांमार, जिसको 1979 से पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। 2020 में यूरोपियन देश हॉलैंड का नाम बदलकर नीदरलैंड्स कर दिया गया और पिछले साल यानी 2022 में इस्लामिक देश टर्की ने अपना नाम आधिकारिक तौर पर बदला और तुर्की रख लिया। इंडिया बनाम भारत की जंग पाकिस्तान में भी सुर्खियां बटोर रही है। पाकिस्तान की आवाम भी इंडिया और भारत की चर्चा में मशगूल नजर आ रही है। इस मुद्दे पर हर पाकिस्तानी की अलग अलग राय है। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी, जिनके माता पिता भारत से पाकिस्तान जाकर बस गए थे, उन्होंने भारत नाम पर हल्ला मचाने वाली हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों पर सवाल उठाए। यही नहीं, आम पाकिस्तानियों का भी मानना है कि इंडिया से बेहतर भारत नाम है, क्योंकि भारत को इंडिया का नाम अंग्रेजों ने दिया था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अगर इंडिया का नाम बदलकर भारत रख दिया गया तो बड़ी परेशानी होगी। भारत से खार खाने वाला एक तबका नाम बदलने की खबरों को लेकर अजीबोगरीब दलीलें दे रहा है। पाकिस्तान के इस तबके ने तो ये सवाल उठाने भी शुरू कर दिए हैं कि क्या ब्रिक्स का नाम भी बदला जाएगा। अभी ना तो इंडिया को भारत बुलाने को लेकर कोई प्रस्ताव आया और न ही सरकार ने इस बाबत कोई फैसला किया। सिर्फ G20 राष्ट्राध्यक्षों को राष्ट्रपति के निमंत्रण पत्र में भारत लिखा गया और विपक्षी दलों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जबकि पाकिस्तान भी इस बहस में शामिल हो गया, जिसका इस पूरे मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ इंडिया बनाम भारत की राजनीति से ही परेशान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट में भारत के दबदबे से भी परेशान है। पीसीबी के पूर्व चीफ नजम सेठी ने एशिया कप पर ट्वीट किया कि कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 का मैच इसलिए रखा गया ताकि बारिश हो जाए।
और टीम इंडिया हार से बच जाए। पीसीबी के पूर्व चीफ नजम सेठी ने अपने बयान के समर्थन में वेदर फोरकास्ट भी ट्वीट किया, जिसमें कोलंबो में हम्बनटोटा के मुकाबले अगले 10 दिनों तक बारिश के ज्यादा आसार हैं। नजम सेठी का मानना है कि टीम इंडिया पाकिस्तान के हाथों हारना नहीं चाहती, इसलिए मैच कोलंबो में रखा गया। एक बार बल्ला क्या नहीं चला, अब तो बड़बोले हो गए। पाकिस्तान में कोई भी ये गलतफहमी ना पाले कि भारतीय बल्लेबाज उसकी पेस बैटरी से घबरा गए हैं। पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान से सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि आपने घबराना नहीं है। वैसे 10 तारीख को पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 का मैच खेलने के लिए टीम इंडिया कोलंबो पहुंच गई, जहां मैच पर बारिश का साया जरूर है, लेकिन पूरे दिन बारिश होगी ये जरूरी नहीं। जाहिर है पाकिस्तान मौसम का बहाना बनाकर बीसीसीआई और टीम इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसका प्रोपेगेंडा नाकाम होगा। ऐसा नहीं है कि बारिश का पूर्वानुमान हो गया है तो फिर पूरे दिन ही बारिश होती रहेगी और मुकाबले धुल जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। मुकाबले हो सकते हैं। भारत को 10 तारीख को पाकिस्तान से खेलना है, 12 तारीख को श्रीलंका से खेलना है और फिर 15 तारीख को बांग्लादेश से खेलना है। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में सोनिया गांधी ने 9 मुद्दे उठाए हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी ने इन 9 मुद्दों पर संसद के विशेष सत्र में चर्चा की मांग की है। इस चिट्ठी में सोनिया गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं, उनमें पहला मुद्दा महंगाई का है। दूसरे मुद्दे में सोनिया गांधी ने किसानों के एमएसपी पर चर्चा की मांग की। इसके बाद सोनिया ने तीसरे मुद्दे में अडानी मामले में जेपीसी के गठन को उठाया। सोनिया ने चौथा मुद्दा मणिपुर हिंसा उठाया। 5वें मुद्दे में हरियाणा में हुई हिंसा पर चर्चा की मांग की। सोनिया ने 6ठे मुद्दे में भारत चीन सीमा विवाद पर चर्चा की मांग की। 7वां मुद्दा जातीय जनगणना है। 8वां मुद्दा केंद्र और राज्यों के बीच टकराव है और 9वां मुद्दा प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान का है। सोनिया की चिट्ठी का संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जवाब दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अनावश्यक विवाद पैदा करने की कोशिश हो रही है, हर मुद्दे के राजनीतिकरण की कोशिश हो रही है, लेकिन सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। दिल्ली में सितंबर के महीने में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल सितंबर की गर्मी ने पिछले 85 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि सितंबर में भीषण गर्मी की एक बड़ी वजह बारिश का सामान्य से कम होना है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल 4 सितंबर तक देश में सामान्य से 11% कम हुई है बारिश। सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया, जो 85 सालों में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी की एक वजह पाकिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं को भी बताया जा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिन हल्के बादल और मामूली बारिश से तापमान थोड़ा कम रहेगा। हालांकि इस दौरान भारी बारिश या तपती गर्मी से बहुत राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि ने जो बयान दिया, उस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। उदयनिधि के बयान के बहाने अब कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर भी इस विवाद में कूद पड़े। और कोरातागेरे में शिक्षक दिवस पर हुए एक कार्यक्रम में हिंदू धर्म कब पैदा हुआ और इसे किसने बनाया जैसे सवाल पूछ बैठे। अनेक धर्मಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ। ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿತು, ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇನ್ನೂ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್। परमेश्वर इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने जैन और बौद्ध धर्म के भारत में जन्म लेने का जिक्र किया और ये भी कहा कि इस्लाम और ईसाई धर्म विदेश से आए, लेकिन दुनिया के सबसे पुराने सनातन पर सवाल खड़े कर गए। परमेश्वर के इस रवैये को बीजेपी ने उनका अहंकार बताकर तंज कसा। Let him not insult our dharma. If he is not happy, let him quit this dharma and be elsewhere. Who is stopping him? Let him change his name also. इस बीच सनातन पर उदयनिधि के बयान के विरोध में उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में बीजेपी सड़कों पर उतर आई। ऊधम सिंह नगर में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने जी परमेश्वर के पुतले फूंके, तो यूपी के रामपुर में राम सिंह लोधी नाम के शख्स ने सनातन को बीमारी बताने वाले उदयनिधि और कांग्रेस के नेता प्रियांक खरगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। पूरे देश में धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। कान्हा के जन्मोत्सव के मौके पर कृष्ण नगरी मथुरा को दुल्हन की तरह सजाया गया है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु मथुरा वृंदावन पहुंचे हैं। वहीं भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में भी आज जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस्कॉन मंदिर में सुबह से भजन कीर्तन जारी है। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी कान्हा के दर्शन को पहुंच रहे हैं।
बेंगलुरु के इस्कॉन मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक देखने को मिल रही है। इस्कॉन मंदिर भक्तों से खचाखच भरा है, वहीं भक्त अपने कान्हा की भक्ति में डूबे हुए हैं। दिल्ली का नारायणा हिंगलाज माता मंदिर कान्हा के जन्मदिन के लिए सज धज कर तैयार है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की तमाम झांकियां बनाई गई हैं। वहीं जन्माष्टमी के मौके पर चंद्रयान 3 की बनाई गई एक झांकी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। संगम नगरी प्रयागराज में जन्माष्टमी के मौके पर बाजार गुलजार हो गए हैं। यहाँ जगह जगह पर दुकानें सजाई गई हैं, जिसमें श्रद्धालु खरीदारी करते नजर आए। ग्रीस के वॉलोस में गाड़ियां समुद्र में बह रही थी और सड़कों पर सैलाब था। बताया गया कि ग्रीस में बीते कुछ दिनों में 25 इंच से भी ज्यादा बारिश हुई है, जिसने ग्रीस के तटीय इलाकों की तस्वीर ही बदल कर रख दी। ग्रीस के वोलोस में तूफान के बाद मूसलाधार बारिश हुई, जिसने नदियों में उफान ला दिया और इनके तेज बहाव की चपेट में जो कुछ आया वो समंदर में बहता दिखा। समंदर के पास बनी पार्किंग पानी से लबालब भर गई और वहां खड़ी गाड़ियां बहने लगी। ग्रीस की सड़कों पर इतना पानी भर गया जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां नदियां बह रही हों। लोग इस सैलाब के बीच अपने सामान को बहने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी था कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा था। सड़क किनारे बने रेस्टोरेंट भी पानी से लबालब भर गए। वोलोस में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पानी न दिखाई दे रहा हो। ग्रीस में कुछ दिन पहले तक जंगलों की आग मुसीबत बनी हुई थी, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन अब यहां बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। हम सब जानते हैं कि अगर एटीएम से माफ कीजिए कैश निकालना है तो उसके लिए कार्ड जरूरी है, लेकिन दिल्ली में एक ऐसा एटीएम खुला है जहां पैसे निकालने के लिए कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एटीएम यूपीआई से काम करेगा। जी हां, अभी तक यूपीआई का इस्तेमाल डिजिटल पेमेंट के लिए ही होता था, लेकिन अब दिल्ली में देश का पहला यूपीआई एटीएम खुल गया है। इस एटीएम में यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हुए ग्राहक अपनी जरूरत के मुताबिक कैश निकाल सकेंगे। आपका अकाउंट किसी भी बैंक का हो तब भी आप इस यूपीआई एटीएम से कैश निकाल पाएंगे। यूपीआई के जरिए एटीएम से कैश निकालने की सुविधा कुछ बैंक पहले से ही दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए उस बैंक का ग्राहक होना जरूरी होता था। देश के पहले यूपीआई एटीएम को हिताची पेमेंट सर्विसेज ने एनसीपीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर शुरू किया है। एटीएम की स्क्रीन पर दिखने वाले क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करके ग्राहक कैश निकाल सकते हैं। हिताची पेमेंट सर्विसेज के मुताबिक अभी दिल्ली में पहला यूपीआई एटीएम शुरू हुआ है और जल्द ही ये सुविधा कंपनी के 3000 एटीएम्स पर मिलने लगेगी।